वेलकम माय डियर लिटिल चैम्प्स ऑफ 6th क्लास। आज का हमारा चैप्टर है गुलिवर इन लिलीपुट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। सबसे पहले मैं इसकी कहानी बता देती हूँ। एक सेलर होता है, शिप पर सेलिंग कर रहा है। अचानक तूफान आता है, उसका जहाज़ डूब जाता है। वो कैसे किनारे पर पहुंचता है, वहां जाकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को लिलीपुट नामक जगह पर पाता है, जहां बहुत छोटे छोटे टाइनी पीपल उसको मिलते हैं। तो वही ये स्टोरी है, कैसे वो अपने लाइफ के उस एक्सपीरियंस को सब लोगों के सामने वहां से वापस आने के बाद शेयर करता है। तो देखते हैं कि गुलिवर कैसे लिलीपुट में पहुंचता है, कैसे वहाँ के लोगों के साथ रहता है और कैसे वहाँ के लोगों के साथ उसके एक्सपीरियंसेस रहते हैं। तो आइए स्टोरी पढ़ते हैं। Once there was a sailor named Gulliver. Once एक बार, there was था एक सेलर। सेलर होता है नाविक, बोट चलाने वाले को भी बोल सकते हैं और जो बोट पर यात्रा कर रहा है उसको भी बोल सकते हैं। तो एक बार एक सेलर था, नाविक था, नेम्ड गुलिवर, नेम्ड जिसका नाम था गुलिवर। ही वेंट ऑन अ लॉन्ग वोयेज विद हिज फेलो सीमेन। ही वेंट, वह वेंट गया, ऑन अ लॉन्ग एक लंबी, वोयेज होती है समुद्री यात्रा। वह एक लंबी समुद्री यात्रा पर गया विद हिज फेलो सीमैन। विद मीन्स साथ, हिज माने अपने, फेलो माने साथी और सीमैन जो समुद्री यात्राएं किया करते थे। तो साथी समुद्री यात्रा करने वाले मित्रों के साथ वो एक लंबी यात्रा पर, समुद्री यात्रा पर गया। One day there was a fierce storm at sea. एक दिन, one day एक दिन, there was था एक fires खतरनाक, भयानक, dangerous, storm तूफान, एट सी समुद्र में। तो एक बार समुद्र में बहुत भयंकर तूफान आ गया। हिज शिप सैंक, उसका शिप, ये हिज कौन है, ये हिज गुलिवर के लिए यूज हुआ है। तो उसका शिप, गुलिवर का शिप सैंक, डूब गया। पानी में डूबने को कहते हैं सैंक। ये सिंक की पास्ट फॉर्म है। क्लियर? सिंक माने डूबना और सिंक की पास्ट फॉर्म है सैंक। उसका जहाज डूब गया। बट गुलिवर, लेकिन गुलिवर स्वैम टू द नियर बाय आइलैंड। स्वैम, ये स्विम की पास्ट फॉर्म है। स्विम मीन्स स्विमिंग करना, तैरना। तो स्विम की पास्ट फॉर्म होती है स्वैम। उसका शिप डूब गया, लेकिन गुलिवर स्वैम, तैर कर निकल गया, तैर गया टू द नियर बाय आइलैंड। नियर बाय नज़दीक के ही, पास के ही आइलैंड में। लेकिन वो तैर कर एक पास के ही आइलैंड पर पहुंच गया। इट वॉज कॉल्ड लिलीपुट। इसका नाम था लिलीपुट। इस जगह का नाम था लिलीपुट, यानी वो जिस आइलैंड पर पहुंचा है उस आइलैंड का नाम था लिलीपुट। When he reached there, जब वह reached पहुंचा वहां, he तो वह, he was very tired तो वह था बहुत tired, थका हुआ। तो वो बहुत थका हुआ था क्योंकि समुद्र में तूफान आया हुआ था। वो बच गया, तैर कर एक आइलैंड पर पहुंचा। उसे पता भी नहीं होगा कि यहाँ आसपास कोई आइलैंड है। बट लकीली ही गोट एन आइलैंड, लेकिन जल्दी ही लकीली, सौभाग्यवश उसे एक आइलैंड मिल गया। और जब वो तैर कर वहाँ पहुँचा तो ही वॉज वेरी टायर्ड,
बहुत थक चुका था, एग्जॉस्टेड हो चुका था। ही सून फेल asleep, वह जल्दी ही फेल होती है फाल की पास्ट फॉर्म, और फाल माने गिरना, तो वह गिरा और सो गया, तो वो वहीं लेटा और सो गया। While he was sleeping, और जब he was sleeping, वह था sleeping, सो रहा, तो वो जब वह सो रहा था, hundreds of very tiny people came, hundreds of यानी 100 की संख्या में, very tiny people बहुत छोटे छोटे, tiny means very small, बहुत छोटे छोटे लोग came there, वहां आ गए, and tied him, और उन्होंने बांध दिया। ये tied है, tied टाई की पास्ट फॉर्म होती है, टाई मीन्स बांधना, और उन्होंने बांध दिया उसको विद रोप्स यानी रस्सियां, उन्होंने उसको रस्सियों से बांध दिया। When he woke up, he was surprised to see such tiny people. When जब ही वह, ये वॉक वेक की पास्ट फॉर्म है, और वेक माने होता है जागना, तो जब वह जागा, he was surprised, तो वह सरप्राइज्ड था, आश्चर्यचकित था, to see देखकर, such means ऐसे, ऐसे tiny people छोटे छोटे लोगों को, he soon became friendly with them, वो ऐसे छोटे छोटे लोगों को देखकर बड़ा सरप्राइज हुआ। उसकी हाइट तो हम लोगों की तरह बिल्कुल नॉर्मल साइज था वो तो, लेकिन जब उसने इतने इतने से लोग देखे तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, अरे ये 100 के करीब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, और इन्होंने मुझे बांध क्यों रखा है। अब वो किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए तो वहाँ पहुँचा नहीं था, उसे तो देखकर अच्छा लगा कि ये कितने कितने से लोग हैं। तो he soon became friendly, वह soon means जल्दी ही हो गया, फ्रेंडली एमिकेबल दोस्त जैसा, विद देम उनके साथ, तो वह जल्दी ही उनके साथ दोस्त जैसा हो गया। देखिए किस तरीके से गुलिवर को बांधा हुआ है, और ये जगह है लिलीपुट, और ये लिलीपुट वासी हैं। छोटे छोटे से बोने लोगों को अक्सर कह भी दिया जाता है देखकर कि ये लिलीपुट से आया है क्या, और इन्होंने इसको ऐसे करके बांधा हुआ है, देखिए कैसे रोप्स से इसको बांधा हुआ है। फिर जब वो उनके साथ फ्रेंडली हो गया तो उन्होंने क्या किया, दे अनटाइड द रोप्स, उन्होंने अनटाइड कर दिया, टाइड माने बांधना और अनटाइड माने खोल देना, तो उन्होंने खोल दिया रोप्स रस्सियों को, एंड गेव हिम फूड, और उसको दिया फूड खाना, उन्होंने उसको खाना दिया। भाई इतना ज़्यादा वो तैर कर आया है, पता नहीं कितना उसको समय लगा होगा, उसको वो जब जागा है उसकी थकान मिट गई है, तो ही वॉज फीलिंग हंग्री, उसको भूख भी लगी हुई थी, तो उसने मांगा होगा, तो उन लोगों ने, लिलीपुट वासियों ने उसको खाने के लिए खाना दिया। Their loaves of bread were so tiny that he ate 10 loaves at a time. Their loaves होता है piece of bread, bread means रोटी, उनकी कुल मिलाकर रोटी का टुकड़ा, रोटी ऐसी थी, उनकी loaves of bread were so tiny, वर थी इतनी टाइनी, इतनी छोटी, that की he ate 10 loaves, कि उसने खा ली 10 loaves at a time, एक ही बार में, वो 10 रोटियां कम से कम एक ही बार में खा गया। For lunch he ate 1,000 loaves of bread, और लंच में, माइंड इट, देखिए लंच में उसने क्या खाया, लंच में उसने खा लिया 1,000 loaves of bread, 1000 रोटियां वो खा गया, 100 cauliflowers, so कॉलीफ्लावर कहते हैं फूल गोभी को, 100 फूल गोभी खा गया, एंड 100 sheep, और 100 भेड़े भी खा गया। माय गॉड, कितना सारा खाना खाया है उसने। द टाइनी पीपल टुक हिम टू देयर किंग एंड क्वीन,
तो जो टाइनी पीपल थे, स्मॉल पीपल थे, टुक टेक की पास्ट फॉर्म होती है। क्लियर? तो टेक मीन्स लेना। टाइनी पीपल ले गए उसको टू देयर किंग एंड क्वीन, अपने राजा रानी के पास। द किंग्स हैंड, राजा का हाथ, वॉज सो टाइनी, था इतना छोटा कि दैट मीन्स कि गुलीवर हैड टू, कि गुलीवर को हैड टू यूज करना पड़ा ओनली वन फिंगर, केवल एक उंगली, टू यूज टू शेक हैंड्स, हाथ मिलाने के लिए। यानी उनका राजा जब हाथ मिला रहा था तो गुलीवर ने अपनी सिर्फ एक उंगली दी शेक हैंड करने के लिए, इतना छोटा सा था उनका राजा। बच्चों मैंने दो वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं यहाँ, एक दैट और एक हैड टू। देखिए जब भी किसी एडजेक्टिव या नाउन के बाद दैट आ जाता है सेंटेंस के बीच में, शुरू में नहीं, अगर किसी वाक्य की बिगिनिंग में दैट आता है तो उसका मतलब हो जाता है वह, किसी दूर की एक वस्तु के लिए लगता है। लेकिन अगर दैट वाक्य के बीच में आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि। क्लियर? मैं दैट के तीनों मीनिंग बता रही हूं, 3 मीनिंग निकलते हैं दैट के। एक दैट माने वह, दैट माने कि, और दैट माने जो। ये तीनों ही मीनिंग दैट के होते हैं। अगर सेंटेंस की बिगिनिंग में आया है तो हिंदी निकलती है वह। अगर वाक्य के बीच में कहीं आया है और वाक्य में कहा की या पूछा की, यानी सेड या आस्क्ड आए, तो दैट का यूज जो किया जाएगा उसकी हिंदी की निकलेगी। लेकिन अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद दैट आता है तो उसका मतलब जो निकलता है। तो यहाँ इतना छोटा था कि गुलीवर। अब यहाँ मैंने अंडरलाइन किया है हैड टू। क्लियर? हैड टू का मतलब हैज टू, हैव टू और हैड टू, ये तीनों ही मजबूरी को प्रकट करते हैं। जब कोई काम हमें मजबूरन करना पड़े तो ऐसे सेंटेंसेस में हम हैज टू, हैव टू या हैड टू का यूज करते हैं। तो कि गुलीवर को यूज करना पड़ा केवल एक फिंगर टू शेक हैंड, उसके साथ हाथ मिलाने के लिए गुलीवर ने अपनी सिर्फ एक उंगली दी। Everything was so small that he was like a giant among the tiny people of Lilliput. Everything, प्रत्येक चीज, was थी, so small, इतनी छोटी कि, फिर से इसका मीनिंग आया कि he was, वह था, like a giant, like माने होता है, like माने पसंद करना भी होता है, और like माने तरह भी होता है, किसी की तरह। तो कि he was like a giant, कि वह एक जाइंट होता है राक्षस जैसा, विशाल का है, वेरी बिग साइज, कि वो राक्षस जैसा लग रहा था। अमंग द टाइनी पीपल, अमंग माने होता है बीच में, जब बहुत सारे लोगों के बीच में कोई चीज हो तो अमंग यूज किया जाता है। These tiny people were very kind, लेकिन ये, these means ये, tiny people थे very kind, बहुत दयालु, and helpful और सहायता से भरे हुए। They made a boat, उन्होंने क्या किया? They, उन्होंने, made, ये make की past form है। Clear? They made, उन्होंने बनाई, a boat, एक नाव, for him, उसके लिए, उन्होंने उसके लिए एक बोट बनाई। It was time for Gulliver, और यही था, it was time, यही वो समय था गुलीवर के लिए, to leave, कि वो चला जाए, for home, घर के लिए। तो उन लोगों ने उसको देखिए खाने के लिए भी दिया, राजा के पास भी लेकर गए, राजा ने उससे हाथ मिलाया, इसका मतलब राजा भी बहुत मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाला था। फिर उन्होंने उसकी समस्या समझते हुए उसके लिए एक बोट भी बनाई। और अब समय आ गया था कि गुलीवर को उन लोगों से विदा लेनी थी। तो इट वॉज टाइम, समय आ गया, फॉर गुलीवर, गुलीवर के लिए, टू लीव फॉर होम,
कि वो लीव कर दे, लीव होता है छोड़कर चले जाना, लीव करना, होम के लिए कि घर जाने के लिए वो वहां से रवाना हो जाए। He was said to leave his friends, और वो बहुत दुखी हुआ टू लीव हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को छोड़ता हुआ। उसे वो लोग इतने अच्छे लगे, इतने फ्रेंडली लगे कि उसे बहुत दुख हुआ उन लोगों को छोड़ते हुए। ही गोट इन टू द बोट, फिर वह गोट इन टू का मतलब होता है बोट के अंदर एंटर कर जाना, वो बोट में चला गया, गोट इन टू द बोट, बोट में गया, एंड सेल्ड ऑफ यानी नाव चलाकर वहां से विदाई ले ली। सेल्ड ऑफ एज द टाइनी पीपल, और वहाँ जो टाइनी पीपल थे उन्होंने वेव्ड, वेव होता है हाथ हिलाकर टाटा टाटा बाय बाय करना, वेव्ड हिम गुड बाय, और उन्होंने उसके लिए हाथ हिलाकर उसे गुड बाय किया। तो ये आपका चैप्टर था। कितने अच्छे तरीके से चैप्टर में स्टोरी दी गई है। एक इमेजिनेशन हो सकती है कि अरे हम किसी यात्रा पर गए, हम किसी और द्वीप पर पहुंच गए, वहाँ के लोग हम लोगों से बिल्कुल देखने में एक से हैं पर साइजेस इतने छोटे छोटे से हैं, और वो लोग इतने हेल्पफुल हो सकते हैं कि उसको उसके घर वापस पहुंचाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, अच्छी सी, प्यारी सी कहानी थी। इसका काम देखते हैं इस चैप्टर का। देखिए ये आपके वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, साथ में आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन भी दिया गया है कि किस तरीके से किस वर्ड को पढ़ा जाता है। ये है सेलर, नाविक, फायर्स भयंकर, सैंक डूब गया, टाइनी बहुत छोटा, अनटाइड मीन्स खोल दिया, वोयेज मीन्स लंबी समुद्री यात्रा, आइलैंड द्वीप, जाइंट बहुत बड़ा भीमकाय। क्लियर? बड़ा ए नहीं है इसमें, ठीक है, बड़ा भीमकाय। अब आते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पर। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि किसी भी चैप्टर को या पैराग्राफ को पढ़कर आपके अंदर कुल कितनी लॉजिकल पावर क्रिएट हुई है, आप कितना आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चंस चैप्टर के अंदर से ही है। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इन्होंने। वैसे तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेलर। बहुत ही आसान, बच्चे सुनते ही बता देते हैं। व्हाट मीन्स, फिर भी मैं बता रही हूँ, क्या था नाम ऑफ द सेलर। सेलर नाव चलाने वाला, नाविक। तो नाव चलाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ऑब्वियसली गुलीवर, है ना। तो आंसर सिर्फ व्हाट के प्लेस पर आप गुलीवर लिखेंगे। मैं आंसर लिखकर बता देती हूँ आपको, क्या नाम था सेलर का। तो आप इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। आप केवल व्हाट को यहाँ से ओमिट करके यहाँ गुलीवर लिख सकते हैं, GULLIVER, गुलीवर। ओके, हमने सिर्फ व्हाट के प्लेस पर गुलीवर लिखा और फिर वॉज द नेम ऑफ द सेलर। सेलर का नाम क्या था? गुलीवर। एक तरीका तो ये होता है क्वेश्चन का आंसर देने का। एक ये होता है कि जो दी गई हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद से सब्जेक्ट ले लेते हैं और लिखते हैं द नेम। आप इन दोनों में से कोई भी एक तरीका ले सकते हैं। हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, द नेम ऑफ द सेलर was, यही हेल्पिंग वर्ब जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज हुई है, इसको हम यहां लेंगे was गुलीवर। क्लियर? तो बच्चों अब हम आते हैं बी क्वेश्चन पर। देखें, नेम द आइलैंड गुलीवर रीच्ड आफ्टर द स्टॉर्म। नाम बताना है उस आइलैंड का जहां गुलीवर पहुंचा आफ्टर द स्टॉर्म, स्टॉर्म के बाद। तो स्टॉर्म के बाद वो कहां पहुंचा था?
कहाँ पहुंचा था? लिलीपुट। तो आंसर शुड बी आफ्टर। हम आफ्टर लिखते समय ए कैपिटल लिखेंगे, स्टार्टिंग कर रहे हैं। आफ्टर द स्टॉर्म, स्टॉर्म के बाद गुलिवर रीच्ड, गुलिवर पहुंचा, कहाँ पहुंचा? लिलीपुट। और जितनी बार भी आप लिलीपुट लिखेंगे, लिलीपुट का एल कैपिटल रखना है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट वर द पीपल ऑफ लिलीपुट लाइक? क्या थे पीपल ऑफ लिलीपुट, लिलीपुट के लोग कैसे? लाइक माने तरह, किसकी तरह दिखते थे? तो आंसर इज वेरी सिंपल। द का टी विल बी कैपिटल, पीपल ऑफ लिलीपुट वर वेरी टाइनी, बहुत छोटे दिखते थे। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट डिड गुलिवर ईट फॉर लंच? गुलिवर ने लंच में क्या खाया? बहुत सारी चीजें खाई थी उसने तो लंच में, है ना? तो सबसे पहले आंसर लिखेंगे, डी का आंसर है ये, गुलिवर। और देखिए ईट की पास्ट फॉर्म कर देंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में डिड आया है। बताया था ना कि जब क्वेश्चन में डिड आता है तो आंसर देते समय मेन वर्ब की पास्ट फॉर्म हो जाती है, तो इसलिए ईट की पास्ट फॉर्म कर देंगे एट, और ईट की पास्ट फॉर्म होती है एट। अब जो जो उसने खाया है वो सब आइटम्स आएंगे। गुलिवर 8,000 loaves of bread, तो उसने 1000 loaves of bread खाए थे। इसके अलावा उसने क्या खाया था? 100 cauliflower, cauliflower, cauliflower। और क्या खाया था उसने? और उसने 100 and 100 क्या खाया था? sheep, SHEEP। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वॉज द फनीएस्ट थिंग अबाउट द पीपल ऑफ लिलीपुट? अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग माने होता है अनुसार। किसके अनुसार? तुम्हारे अनुसार। What was, क्या था? The funniest thing, सबसे ज़्यादा funniest thing जिसे देखकर मजा आए, ऐसी चीज़ about the people of लिलीपुट, लिलीपुट के लोगों के बारे में। तो उनका टाइनी साइज सबसे ज़्यादा funniest चीज़ थी। तो क्योंकि पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू यू क्या है, तो मैं अपने अनुसार ही आंसर देना चाहिए, मैं अपने अनुसार आंसर दूंगी। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी द टाइनी साइज, टाइनी साइज ऑफ द पीपल ऑफ लिलीपुट
of the people of Lilliput was the funniest thing. Okay, was the funniest, F-U-N-N-I-E-S-T, funniest thing. ओके, हिंदी देख लेते हैं एक बार. अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार. तो जब आप आंसर देंगे तो ये कहेंगे ना कि मेरे अनुसार. तो अकॉर्डिंग टू मी, द टाइनी साइज, छोटा आकार, ऑफ द पीपल ऑफ लिलीपुट, लिलीपुट के लोगों का, वाज द फनीएस्ट थिंग, सबसे मजेदार चीज थी उनका छोटा आकार. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम. करेक्ट करना है नीचे दिए गए. फॉलोइंग का मतलब हमेशा होता है नीचे दिए गए, नीचे दिए गए सेंटेंसेस. तो करेक्ट करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस को, यानी इस चीज के बाद जो आने वाला है, ठीक, वो फॉलोइंग कहलाता है. तो फॉलोइंग सेंटेंसेस को करेक्ट करना है और रीराइट भी करना है उनको. रीराइट का मतलब होता है राइट अगेन, दोबारा से लिखना है. तो देखें, गुलिवर वाज अ पायलट, पायलट था? नो, ही वाज अ सेलर. तो पूरा सेंटेंस यहां से लिखेंगे, पायलट को ओमिट कर देंगे और यहां क्या आ जाएगा, सेलर. पहले लिखेंगे गुलिवर, फिर वॉज आ, फिर क्योंकि वो तो नाव चलाने वाला था, सेलर था, तो सेलर आ जाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गुलिवर टाइड द टाइनी पीपल. नहीं, टाइनी पीपल ने गुलिवर को बांधा था. तो गुलिवर ने थोड़े ना बांधा था, टाइनी पीपल ने बांधा था, है ना. तो दी टाइनी पीपल गुलिवर के प्लेस पर, और गुलिवर कहाँ जाना चाहिए, दी टाइनी पीपल के प्लेस पर. तो हम आंसर लिखेंगे, यहां लिखेंगे दी टाइनी पीपल, फिर टाइड और फिर गुलिवर. क्लियर. नेक्स्ट नंबर देखते हैं. द टाइनी पीपल वर नॉट हेल्पफुल. टाइनी पीपल नहीं थे, हेल्पफुल थे. तो सिर्फ इसका नोट ओमिट हो जाएगा. टाइनी पीपल तो हेल्पफुल थे, तो द टाइनी पीपल वर हेल्पफुल. ये आपका रीराइट हो जाएगा सेंटेंस. फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं. द किंग मेड अ बोट फॉर गुलिवर. राजा ने बनाई थी बोट गुलिवर के लिए. नहीं, द पीपल ऑफ लिलीपुट. तो हम किंग नहीं लिखेंगे, राजा ने नहीं बनाई थी. इसके प्लेस पर हम लिखेंगे, राजा ने तो नहीं बनाई थी, है ना. तो द पीपल ऑफ लिलीपुट, है ना. तो राजा को ओमिट कर देंगे और इसके प्लेस पर आ जाएगा द पीपल ऑफ लिलीपुट. फिर पूरा यही सेंटेंस आ जाएगा, मेड अ बोट फॉर गुलिवर. गुलिवर के लिए एक बोट इन लोगों ने बनाई थी. आगे चलते हैं. वर्ड पार का अर्थ होता है कि आपकी वोकैबुलरी, आपका शब्दकोश कितना बढ़ा. तो देखते हैं. वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशंस बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स. अब आपको बताए जाएंगे होमोफोन्स. ठीक है, किन्हें कहते हैं होमोफोन्स. कुछ शब्द इंग्लिश में स्पेलिंग्स अलग अलग रखते हैं, लेकिन बोलने में बिल्कुल एक से लगते हैं. तो जब बोलने में तो मीनिंग सेम निकले, लगे कि यही शब्द बोला गया, लेकिन स्पेलिंग्स उनकी डिफरेंट हो, तो उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं. देखें, वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशंस. तो ऐसे शब्द जो रखते हो सेम प्रोनाउंसिएशंस, यानी बोलने में तो सेम लगते हो बट डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन उनके मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट हो, उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं. यूज द फॉलोइंग होमोफोन्स इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन द मीनिंग. अब यूज करना है फॉलोइंग. फिर से वर्ड आया है फॉलोइंग, यानी कि इसके नीचे जो दिए गए हैं. तो यूज करना है फॉलोइंग होमोफोन्स को इन सेंटेंसेस. सेंटेंसेस में यूज करना है, यानी आपको
होमोफोन्स लेकर उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं ऑफ योर ओन, अपने खुद के, टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस, ताकि आप निकाल कर ला सके। डिफरेंस मीन्स होता है अंतर, ताकि आप अंतर निकाल कर ला सकें मीनिंग का। जैसे कि आप देखिए यहां आपको वर्ड दिया गया है 8, ये भी और 8 ये भी, दोनों सेम, पढ़ने में एकदम सेम है, 8 8। तो इसके लिए एक सेंटेंस बनाया जाएगा और इसके लिए भी एक सेंटेंस बनाया जाएगा और दोनों के मीनिंग अलग अलग नेचुरली निकलेंगे। तो जैसे पहला सेंटेंस, पहला वर्ड ले लेते हैं 8 के लिए, तो मान लिया आई हैव, मेरे पास है 8 पेन्स, मेरे पास 8 पेन्स हैं। तो इस 8 का मतलब क्या हुआ, EIGHT 8, और ये 8 है ईट की पास्ट फॉर्म। तो I ate 4 bananas, मैंने इन दोनों वर्ड्स को हम अंडरलाइन कर देंगे। हमने यहाँ 8 का यूज़ किया है तो इसका मतलब निकलता है 8, और इसका मतलब हो गया 8 मीन्स खाए, पास्ट फॉर्म, ईट की पास्ट फॉर्म, आई हेट 4 बनानाज, मैंने 4 बनानाज खाए। अब आता है हमारा टेल, और टेल दोनों पढ़ने में बिल्कुल सेम है। तो टेल, टेल, पहले टेल का मीनिंग ले लेते हैं इसका, इसके लिए एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं टेल, और इसके लिए फ्रेम करते हैं, ठीक। इस टेल का मतलब होता है पूंछ, और इस टेल का मतलब होता है कहानी। स्पेलिंग में देखिए डिफरेंस है, दिस इज टेल, TAIL पूंछ के लिए यूज होती है, और TALE टेल कहानियों के लिए यूज होती है। तो दी monkeys have, यानी monkeys के पास होती है आ लॉन्ग टेल, है ना, तो monkeys की लंबी सी पूंछ होती है। और ये वाला my mother told me a tale, इसमें भी टेल को अंडरलाइन कर दो, इसमें भी टेल को अंडरलाइन कर दो। मोंकीज की लंबी सी पूंछ होती है, मेरी मम्मी ने मुझको एक कहानी बताई। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नो, और इसको भी नो बोलते हैं, है ना, KNOW नो और NO नो, लेकिन दोनों के मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इस नो का मतलब होता है जानना और इस नो का मतलब होता है नहीं। तो जानना, I know all the English अल्फाबेट्स, मुझे सारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स आते हैं। और नो का ना क्या है, आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है, और दोनों ही नो को हम अंडरलाइन कर देंगे। इस नो का मतलब है जानना, मुझे सारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स आते हैं, और आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। तो यहाँ नहीं और यहाँ जानना। आगे चलते हैं, हॉल और ये वाला हॉल, दिस इज हॉल, दिस इज हॉल। तो इसका अर्थ होता है, बोलने में दोनों सेम लग रहे हैं। हॉल कंप्लीट, और ये हॉल छेद, तो हॉल कंप्लीट, आई सा
दी हॉल वीडियो, मैंने तो पूरी वीडियो देखी है। और इस हॉल का मतलब देयर इज अ हॉल इन दी वॉल। तो मैंने देखी पूरी वीडियो, और देयर इज अ हॉल, एक हॉल है, छेद है, इन द वॉल, दीवार में। तो इस हॉल का मतलब कंप्लीट, और इस हॉल का मतलब छेद। आगे चलते हैं। इसको बोलते हैं राइट, और इसको भी बोलते हैं राइट। यहाँ W साइलेंट है, ठीक। अब इन दोनों के मीनिंग क्या हैं देखते हैं। राइट, WRITE राइट माने लिखना, और RIGHT माने सही। तो दे राइट अ बुक, वे एक पुस्तक लिखते हैं। दे राइट अ बुक, लिखने की आ गई यहाँ इंग्लिश, और इस राइट का मतलब है सही। तो आई लाइक टू फॉलो व्हाट इज राइट। क्लियर? आई लाइक टू फॉलो, मैं पसंद करता हूँ फॉलो करना, यानी मैं किसी भी चीज़ का अनुसरण करना पसंद करता हूँ। व्हाट इज राइट, जो सही हो। तो इस राइट का मतलब है सही, और इसका मतलब है लिखना। आगे आता है सी और सी, ये दोनों भी बिल्कुल सेम हैं बोलने में, लेकिन दोनों के मीनिंग बिल्कुल अलग हैं। इस सी का मतलब होता है देखना, और इस सी का मतलब होता है समुद्र। तो पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। आ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, और इस सी का मतलब है समुद्र। तो आई सा अ बिग सी इन माई ड्रीम, सपने में मैंने एक बड़ा समुद्र देखा। क्लियर? तो बच्चों, होमोफोन्स के बाद अब हम आते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस पर। देखिए, फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द स्टेटमेंट्स यूजिंग व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड वेयर। तो आप लोगों को यहाँ 4 वर्ड्स दिए गए हैं, व्हाट, फिर व्हेन, फिर व्हाई और फिर वेयर। तो इनसे क्या करना है? फ्रेम क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, क्वेश्चंस तैयार करने हैं फॉर द स्टेटमेंट्स। उन स्टेटमेंट्स के लिए, स्टेटमेंट्स होते हैं कथन जिनमें कोई बात बताई जाती है, और आपको किन किन WH फैमिली के वर्ड्स यूज करने हैं। या तो आप व्हाट लगाएंगे, व्हाट माने क्या, व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों, और वेयर माने कहाँ। तो बच्चों, जब भी हम क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं तो हमें हमेशा एक रूल फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो देखते हैं हमें क्या ध्यान रखना होता है। हमें कभी भी अगर क्वेश्चन फ्रेम करना है तो सबसे पहले हमें WH फैमिली का वर्ड यूज करना होता है। WH फैमिली जो अभी आया था, व्हाई, व्हेन, वेयर, विच, ये सब WH फैमिली के वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया को हम ऑक्सिलियरीज भी कहते हैं। अभी मैं तुम्हें ऑक्सिलियरीज बता देती हूँ थोड़ी सी। WH फैमिली वर्ड्स, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है
सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होता है वाक्य के अंदर जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर वो काम किया जा रहा है। तो कोई भी अगर प्रश्न फ्रेम करना है तो हमेशा इस रूल को फॉलो करना है। इसके अलावा कुछ हेल्पिंग वर्ब्स बता दी जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको डू बता दूं। डू की 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, डू, डज और डिड। ठीक, डू और डज दोनों प्रेजेंट टेंस में आती हैं। प्रेजेंट यानी वर्तमान, जो अभी चल रहा है, और डिड यानी पास्ट यानी भूतकाल, जो बीत गया। तो अगर कभी भी किसी स्टेटमेंट में, ये यहाँ ध्यान देने वाली बात होती है, अगर किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी वाक्य में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के स्थान पर जो हेल्पिंग वर्ब निकल कर आएगी, हेल्पिंग वर्ब लगानी है ना क्वेश्चन फ्रेम करते समय, ये क्वेश्चन बनाने का रूल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए पहले तो WH फैमिली का वर्ड लिखेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आपको स्टेटमेंट में से ही निकालनी होती है। तो सिर्फ 3 ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जिन्हें आपको ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अदरवाइज सब हेल्पिंग वर्ब्स आपको स्टेटमेंट के अंदर ही मिलेंगी। तो मैं डू, डज और डिड को फाइंड आउट करने का तरीका बता रही हूँ। हमें डू कब लगाना है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो। डज कब लगाना है? जब फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिया हो। इसे मैं और क्लियर कर देती हूं। अगर ईट लिखा है और ईट्स लिखा है तो बच्चों ईट माने खाना, वर्ब हो गई, और ईट्स माने भी खाना, ये भी वर्ब हो गई। लेकिन ये वर्ब प्लूरल वर्ब होती है और इसे हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। और जिस वर्ब में एस लग जाता है वो सिंगुलर होती है। एस या फिर ईएस लग जाता है किसी वर्ब में तो वो सिंगुलर बन जाती है। तो जब आपको फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिया जाए, या तो एस लगा होगा या ईएस लगा होगा, तो वो फर्स्ट फॉर्म में लगा होगा। तो जब एस या ईएस लगा होता है तो हम डू में भी ईएस वाला डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेते हैं। और अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दी जाए, चैप्टर पढ़ते समय मैंने आप लोगों को कई जगह बताया था कि ये इसकी फर्स्ट फॉर्म ये है। जैसे स्वैम बताई थी कि स्वैम सेकंड फॉर्म है स्विम की। ईट भी बताया था कि ईट की सेकंड फॉर्म दी हुई है एट। तो बच्चों फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म वर्ब्स की पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, क्वेश्चन फ्रेम करते समय डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। हम सिर्फ 3 यही हेल्पिंग वर्ब अपनी तरफ से लगाते हैं, अदरवाइज सब हेल्पिंग वर्ब्स हमें पहले से ही सेंटेंस के अंदर मिलती हैं। इसके अलावा कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हो सकती हैं? इज, आर, एम, वॉज या वर। हाँ, इसके अलावा हैज़, हैव, हैड भी हो सकता है। हैज़, हैव या हैड, ये सब आपको मिलेंगी पहले से ही। बस जो नहीं मिलेंगी वो डू, डज और डिड नहीं मिलेंगी, ये आपको खुद लगानी होती हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल दी हुई होगी तो डू लगाना है। फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होगा तो डज लगाना है, और सेकंड फॉर्म है तो डिड लगाना है। अब हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो यहां हमारे क्वेश्चंस थे, फ्रेम करने के लिए कहा इन्होंने क्वेश्चंस से, और वो भी इन WH फैमिली के वर्ड्स को यूज करते हुए। व्हाट, व्हेन, व्हाई और वेयर। अब देखते हैं कहाँ लगाना है। इन्होंने कहा है कि 1 इज डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखा दिया है इन्होंने। देखते हैं। अक्षय प्लेज हॉकी इन द इवनिंग।
देखिए प्ले में एस लगाया हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि अक्षय एक सिंगुलर लड़का है तो इसीलिए वर्ब में एस लगा है। और जब एस लग जाता है तो हेल्पिंग वर्ब डज आती है। क्लियर? तो इन्होंने क्वेश्चन था, स्टेटमेंट था अक्षय प्लेज हॉकी इन द इवनिंग। अक्षय हॉकी कब खेलता है, ये क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि आंसर क्या है, अक्षय इवनिंग में हॉकी खेलता है। तो कब, कब की इंग्लिश उठाई इन्होंने, व्हेन, क्योंकि व्हेन माने कब। उसके बाद यानी WH फैमिली का वर्ड उठाया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई डज, क्योंकि प्ले में एस लगा हुआ था, डज। और फिर तुम्हें सब्जेक्ट लेना होता है, सब्जेक्ट है अक्षय, क्योंकि काम तो अक्षय कर रहा है तो यही सब्जेक्ट हुआ। फिर वर्ब लेनी होती है। अब डू, डज और डिड तीनों के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम प्ले कर देंगे यहाँ। और हॉकी, तो व्हेन डज अक्षय प्ले हॉकी, हॉकी कब खेलता है, तो आंसर कैसे हो जाएगा, अक्षय प्ले में एस लग जाएगा क्योंकि डज दिया हुआ है। अक्षय प्लेज हॉकी, और कब खेलता है ये आप बता सकते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शालूज बॉक्स इज इन हर बैग। शालू का बॉक्स है उसके बैग में। तो पूछा जा सकता है कि शालू का बैग कहाँ है, और कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। तो वेयर मीन्स कहाँ, वेयर लगाया, WH फैमिली का वर्ड लगाया। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से ही दी हुई है, इज। वेयर इज कहाँ है, क्या, शालूज बॉक्स। तो आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा और हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो जब पूछा जाएगा वेयर इज शालूज बॉक्स, शालू का बॉक्स कहाँ है, तो आंसर निकल जाएगा शालूज बॉक्स। फिर ये इज हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाएगी, इज इन हर बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वरुण लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। देखिए इसमें भी लाइक में एस दिया हुआ है तो डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब डज निकलेगी। तो वरुण लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, वरुण फुटबॉल खेलना पसंद करता है, इसका मतलब है वरुण क्या खेलना पसंद करता है। तो क्या के लिए हमने लिया व्हाट, और अब हम लेंगे डज, क्योंकि वर्ब में एस लगा हुआ है और हम इस वर्ब का एस यहां से हटा देंगे क्योंकि ये तो इधर आ गया। तो व्हाट डज, क्या चीज, फिर सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी काम को करने वाला जो वरुण है इसमें। तो व्हाट डज वरुण प्ले, और क्वेश्चन मार्क। वरुण क्या खेलता है, तो वरुण लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं और करके, व्हाट डज वरुण, और लाइक की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी लाइक टू प्ले, और क्वेश्चन मार्क। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशी वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। आशी गई मार्केट खरीदने के लिए सब्जी। आशी मार्केट क्यों गई, तो क्योंकि आंसर में आया होगा ना कि आशी मार्केट गई सब्जी खरीदने में के लिए। तो क्यों की इंग्लिश तो होती है व्हाई, तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। अब यहां आई है वेंट जो गो की पास्ट फॉर्म होती है। ठीक, अब जब भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में सेकंड फॉर्म मिले तो क्वेश्चन फ्रेम करते समय डिड का यूज करेंगे। व्हाई डिड, क्यों, फिर हम सब्जेक्ट लेंगे आशी, व्हाई डिड आशी, और डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाती है, बार बार बताया जा रहा है।
तो डू डज डिड, क्योंकि डिड आ गया है तो हम वेंट नहीं लिखेंगे, अब हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे गो। व्हाई डिड आशी गो, क्यों गई। देखिए पहले हमने कारण पूछ लिया कि क्यों, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती तो हमने लिखा डिड, क्योंकि हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई थी, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आने के कारण हमने डिड लिखा। और डिड आ गया है तो जब इस वर्ब का नंबर आएगा लिखने का तो ये फर्स्ट फॉर्म में होगी, प्रेजेंट फॉर्म में होगी। तो व्हाई डिड, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर फर्स्ट फॉर्म, तो व्हाई डिड आशी गो टू दी मार्केट। आशी मार्केट क्यों गई, तो आंसर निकल कर आया टू बाय वेजिटेबल्स। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रीटा विल बी एट हर अंकल्स हाउस। रीटा विल बी होगी एट हर अंकल्स हाउस, अपने अंकल के घर। तो क्वेश्चन होना चाहिए रीटा कहाँ होगी। तो कहाँ की इंग्लिश लेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लेंगे कहाँ। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। इसमें भी अपनी हेल्पिंग वर्ब पहले से दी हुई है विल, तो WH फैमिली वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है विल, फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है वेयर विल रीटा बी। बी मीन्स होना और क्वेश्चन मार्क, कहाँ रीटा होगी। क्लियर। तो आंसर आ गया कि रीटा विल बी एट हर अंकल्स होम, अपने अंकल के घर पर होगी। अब बच्चों आपको एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है छोटा सा, सिर्फ 3 स्टेटमेंट का। इसको देखते हैं और ये जानते हैं कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्या हम उसका आंसर उस अनसीन पैसेज में से दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो बहुत ही छोटा सा और बहुत इजी सा एक पैसेज आप लोगों को दिया गया है। देखें, देयर वाज ए पैरट नेम्ड मिट्ठू। एक पैरट था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू लव्ड टू ईट ग्रीन चिलीज। मिट्ठू को बहुत पसंद थी खानी ग्रीन चिलीज। इट लव्ड टू फ्लाई, उसे उड़ना पसंद था। इट हैड ब्यूटीफुल ग्रीन फीदर्स एंड अ रेड बीक, और उसके खूबसूरत से हरे रंग के पंख थे और एक लाल चोंच थी। तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द नेम ऑफ पैरट। क्या था नाम पैरट का। तो ऑब्वियसली आप लोग बड़े अच्छे से इसको लिख सकते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पैरट। पैरट का नाम मिट्ठू था। तो क्वेश्चन के प्लेस पर आपका आंसर यहाँ आ जाएगा मिट्ठू वॉज द नेम ऑफ द पैरट। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द नेम ऑफ द पैरट। ये पूरा सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ये फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। तो द नेम ऑफ द पैरट वॉज, और वॉज के बाद आप थर्ड नंबर पर लिख देंगे मिट्ठू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। व्हाट डिड इट लव टू ईट। कौन सी चीज उसे पसंद थी खानी। तो मिट्ठू को क्या पसंद था, ग्रीन चिलीज। तो ये पूरा आंसर आपका हो गया है मिट्ठू लव्ड टू ईट ग्रीन चिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कलर ऑफ इट्स बीक। क्या था कलर उसकी चोंच का। तो उसकी चोंच का कलर क्या था, रेड कलर था। तो आंसर लिख देंगे यहीं से, फिर से लेंगे द कलर ऑफ इट्स बीक। ये फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, ये फिर सेकंड नंबर पर आ जाएगा, और थर्ड नंबर पर आपका आंसर आ जाएगा रेड। क्लियर। द कलर ऑफ इट्स बीक वॉज रेड। क्लियर। ये हो जाता है आपका पूरा चैप्टर गुलिवर इन लिलीपुट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।